वेलकम टू दिस वीडियो सेशन। इस वीडियो सेशन में हम 15 जनवरी 2019 के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स की बात करेंगे। जो एडिटोरियल हम पहला डिस्कस कर रहे हैं उसका टाइटल है वेयर द रिच गॉट देयर वे ऑन द क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन एट कैटोवाइस इन पोलैंड। ये हिंदू के एडिटोरियल पेज पे आया हुआ आर्टिकल है। इस आर्टिकल के कंटेक्स्ट की बात करें तो दिस आर्टिकल, जैसे आप इसके टाइटल में देख सकते हैं, ये आर्टिकल डिस्कस करेगा अबाउट जो कैटोवाइस कॉन्फ्रेंस हुई थी टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की जो 24th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो कैटोवाइस के अंदर ऑर्गेनाइज हुई थी, उसके आउटकम्स को डिस्कस करेगा। बेसिकली ये आर्टिकल जो सेट करना चाहता है वो ये करना चाहता है कि जो कैटोवाइस रूल बुक है, एक तो वहाँ पे इंडिया का पोस्चर बहुत ही ज़्यादा वीक रहा है जब ये रूल बुक ड्राफ्ट हो रही थी, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट डायमेंशन है वो ये है कि जो डेवलप्ड नेशंस है दे हैव बेनिफिटेड देमसेल्व्स मोस्ट आउट ऑफ द कैटोवाइस कॉन्फ्रेंस। चलिए आगे बात करते हैं। अगले सेक्शन में जो है ऑथर स्टैब्लिश करेंगे दैट जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं दे हैव emerged victorious in Katowice than the interest of the developing or the least developed countries। यानी कि जो कंट्रीज़ हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हैं या फिर जो दोज हाई एमिटिंग कंट्रीज़ हैं, दे हैव बीन एट अ विनिंग स्टेज कंपेरेटिव टू द डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया, ब्राज़ील और चाइना फॉर दैट मैटर। तो जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक सक्सेस है डेवलप्ड कंट्रीज़ का इन कैटोवाइस, इट लाइज इन द फैक्ट कि इन्होंने डिफ्रेंसिएशन का जो बेसिक टेनेट था उसको डाइल्यूट कर दिया। पहले ये जो डिफ्रेंसिएशन का बेसिक टेनेट है उसका मतलब ये है कि जो दोज कंट्रीज विच आर डेवलप्ड, विच आर पार्ट ऑफ द ग्लोबल नॉर्थ, एंड दोज कंट्रीज विच आर डेवलपिंग, which are part of the global south, that southern portion is not responsible for the climate change that is happening today. It is the global north. ये डिफ्रेंसिएशन क्योटो प्रोटोकॉल एंड राइट फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज चलता आ रहा था, जो कि कैटोवाइस के अंदर मिटिगेट हो गया, जो डाइल्यूट हो गया। एंड डाइल्यूशन ऑफ दिस डिफ्रेंसिएशन, जिसको बोलते हैं ना कंबाइंड बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको जब आपने डाइल्यूट कर दिया तो ये डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक सक्सेस है। ये जो डाइल्यूशन है डिफ्रेंसिएशन का बिटवीन द ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ, इट स्टार्टेड फ्रॉम द पेरिस क्लाइमेट डील इटसेल्फ। वहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, सबने इक्वली एग्री किया दैट दे विल गो फॉर वॉलंटरी कमिटमेंट्स इन देयर एमिशन गैप रिडक्शन। अब डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर आप मैंडेटरी और जो फोर्सफुल रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाओगे और आप उनको एक वॉलंटरी कमिटमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, तो एक तरीके से आपने डिफ्रेंसिएशन तो यहीं पे डाइल्यूट कर दिया। ऊपर से कोई बेंचमार्क नहीं है जो किसी भी तरीके से इंडिविजुअल वॉलंटरी कमिटमेंट्स की एडिक्वेसी को मेजर करे या मॉनिटर करे। So there is no monitoring committee that has been put in place to measure the commitments and reduction of the developed countries who have been responsible for change in climate which is happening right now. At Katowice also, developing country as well as developed countries दोनों ने मिलके ये decide किया that they will adhere to, they will respect and obey uniform standards of reporting, monitoring and evaluation। यानी developing countries और developed countries दोनों बराबर हैं। यही तो डेवलप्ड कंट्रीज चाहते थे, एंड देयरफॉर इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक सक्सेस। द रियल टारगेट जो ये यूनिफॉर्मिटी लेकर आए हैं, इसका रियल टारगेट आर नॉट द पुअरेस्ट नेशन। जो डेवलप्ड कंट्रीज का टारगेट है यूनिफॉर्मिटी के थ्रू, इट इज़ नॉट द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज और द पुअरेस्ट कंट्रीज, बट इट इज़ द एमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक रशिया, इंडिया, चाइना एंड ब्राज़ील। ऑलराइट, जो रिपोर्टिंग है इवन दैट हैज़ बीन डन इन परसेंटेज टर्म्स। अब आप खुद देखिए, एक बहुत बड़ा देश कम परसेंटेज एमिट कर रहा है ग्रीन हाउस गैस का, दैट विल बी स्टिल मोर देन अ वेरी स्मॉल कंट्री एमर्जिंग लार्ज परसेंटेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। सो व्हेन इट कम्स डाउन टू परसेंटेज टर्म्स, जो कंट्री साइज में बड़ी है वो बेनिफिट होगी और जो कंट्री साइज में छोटी है वो नुकसान में रहेगी। ये एक शातिर पैंतरा अपनाया था किन्होंने, डेवलप्ड कंट्रीज ने, अगेंस्ट the developing countries and the smaller countries as such. All right, ऊपर से we have seen that there is a lack of initiative on part of the developed nations. This is despite the Paris climate deal as well as Katowice rule book.
सारे के सारे डेवलप्ड नेशंस रेदर देन स्विचिंग टू समथिंग एल्स दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग विद प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। और ये कौन कहता है? ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट है, वो साफ साफ ये चीज़ स्टैब्लिश करती है दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन OECD countries is coming from fossil fuel based electricity generators. All right, so the developed countries are still making use of a large amount of greenhouse gases, large amount of fossil fuels, resulting into huge emissions of greenhouse gases. और क्योंकि अब आप इसको परसेंटेज टर्म्स में मेजर कर रहे हो तो वो परसेंटेज टर्म्स में कम एमिट होती है। ऑलराइट, परसेंटेज टर्म्स में वो कम दिखती है। ओके, नाउ जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं उनकी जो कंसर्न्स थे उसको कम्प्लीटली सेट असाइड कर दिया है, क्योंकि इस मीटिंग के दौरान जो स्पेशल रिपोर्ट ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की जो स्पेशल रिपोर्ट थी जो बता रही थी कि द एफर्ट्स दैट यू आर मेकिंग राइट नाउ इज वेरी लेस, उस रिपोर्ट को वेलकम ही नहीं किया गया। उस रिपोर्ट को सिर्फ एक नोटिफिकेशन देके खत्म कर दिया दैट यस देयर इज अ रिपोर्ट दैट हैज बीन पब्लिश्ड एंड वी एक्नॉलेज इट, नथिंग वाज डिस्कस्ड अबाउट इट। And this report talks in great detail about a huge amount that we need to focus huge attention on the issue to limit the global temperature rise below 1.5 degree Celsius. पेरिस क्लाइमेट डील 2 डिग्री सेल्सियस टारगेट कर रहा है। ये रिपोर्ट कह रही है 2 डिग्री सेल्सियस तो बहुत दूर की बात है, अगर आपने 1.5 डिग्री सेल्सियस भी के ऊपर जाते हो the things will change in a very catastrophic fashion. All right, and this very significant report was containing all this information, and this report was not discussed in detail. It was just noted that yes, IPCC has come out with such report. Apart from that, the financing in the form of FDI and equity flow has been treated equivalent to the money coming from the developed nations. जो developed nations हैं उनकी responsibility है कि वो poor countries को फंडिंग प्रोवाइड करें, एंड दैट फंडिंग शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स। लेकिन ये जो एफडीआई और इक्विटी फ्लो है, अगर आप इसको फाइनेंसिंग फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज को मानोगे तो डेवलप्ड कंट्रीज विल नॉट एक्सपेंड एनीथिंग आउट ऑफ देयर पब्लिक सोर्सेज बट विल शो द एफडीआई एंड इक्विटी फ्लो इक्विवेलेंट टू क्लाइमेट फाइनेंसिंग, विच इज रॉन्ग अगेंस्ट द विजन ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ऊपर से ये भी देखा गया है दैट इंडिया कुडंट होल्ड its ground as firmly as did Brazil regarding the carbon credits. ये हम अगले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। अगला सेक्शन है इंडिया एट कैटोवाइस। इस सेक्शन में जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि जो न्यू दिल्ली है उसने कैटोवाइस और पेरिस क्लाइमेट डील इन दोनों के जो आउटकम है इसको बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया। इंडिया थॉट दैट बाय वॉलंटरी कमिटमेंट फॉर ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन, India thought that through uniform monitoring and reporting status, the global countries will, जो developed countries हैं, they will be put at par, they will be put under some foundation of going for greenhouse gas reduction. But this was very much underestimated by India, क्योंकि ऊपर हमने देखा है कि by treating equity flows and FDI as climate financing, the developed countries can evade the responsibility of climate financing. हमने ऊपर ये भी देखा कि अगर आप एमिशन को परसेंटेज टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हो तो डेवलप्ड कंट्रीज एंड लार्ज एरिया कंट्रीज कैन वेरी इजीली ब्रश असाइड द कंसेप्ट ऑफ कंबाइंड बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इंडिया ने अपने स्टैंड को और जो आउटकम है उसको काफ़ी अंडर एस्टिमेट किया, एंड इट कुडंट रिकॉग्नाइज कि दोनों मीटिंग्स, चाहे वो पेरिस क्लाइमेट डील हो चाहे वो कैटोवाइज इन पोलैंड हो, दोनों मीटिंग्स के अंदर इंडिया ने जो स्टेक्स कंसिडर किए थे वो बहुत ही अंडर वैल्यू करके स्टेक्स को कंसिडर किया। ऊपर से ये भी देखा गया है कि बहुत सारी एनवायरमेंटल एनजीओज हैं, बहुत सारी क्लाइमेट थिंक टैंक्स हैं और बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स हैं जिन्होंने गवर्नमेंट को डिसआर्म कर दिया टू गो फॉर अ वेरी रोबस्ट फाइट एट सच इंटरनेशनल लेवल्स। ऑलराइट, इन एजेंसीज ने इंडिया के जो डिसीजंस हैं उनको कंटिन्यूसली हैम्पर किया सो दैट इंडिया कैन पुट अ फर्म स्टैंड देयर। इंडिया के पास में
इंडिया, रशिया और चाइना, नॉट रशिया, इंडिया, ब्राज़ील और चाइना के पास में बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट्स इन द पास्ट फॉर मिटिगेटिंग द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, बहुत सारे कार्बन क्रेडिट्स इकट्ठे हो गए। डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ हम बहुत अच्छे रिलेशंस डेवलप कर सकते थे उन कार्बन क्रेडिट्स को यूज़ करके टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने में, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उन्होंने शातिरपना ये दिखाया कि उन्होंने बोला कि आपने जो क्योटो प्रोटोकॉल के दौरान जितने भी कार्बन क्रेडिट्स आपने अर्न किए हैं उन सबको जीरो कर दो, फ्रॉम द पेरिस क्लाइमेट डील विल स्टार्ट विद द न्यू कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट्स। ब्राज़ील इन चीज़ों से बहुत आहत था एंड दे फॉट सो हार्ड दैट द डिसीजन ऑन कार्बन क्रेडिट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट मीटिंग। उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया गया। एट द सेम टाइम इंडिया स्टैंड वॉज very questionable. India did not maintain any robust stand. All right. So and this is despite the fact that COP24 के अंदर बहुत सारे Indian origin and Indian people were sitting there, and the broad articulation of India's needs were not put in a strong fashion, and it was the lowest ebb seen in the previous several years. All right. Now coming to the conclusion of this particular article, ये जो article है ये conclude करता है by saying that जो rule book है, it has, despite we have adopted it, it signals for a global climatic regime that is going to convert everything into catastrophe, क्योंकि it is this rule book is totally in the interest of global rich. वहीं पे जो क्लाइमेट चेंज से जितनी भी कंट्रीज आहत हैं, जैसे पुअरेस्ट कंट्रीज, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, एज वेल एज द स्मॉल आइलैंड डेवलप्ड नेशंस, ऑल स्मॉल आइलैंड नेशंस, दे आर टोटली वल्नरेबल, और उनके हक के लिए इस मीटिंग के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ दैट दे कैन चेरिश। ऑलराइट, सो दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। अब हम दूसरे आर्टिकल की बात करते हैं। जो दूसरा आर्टिकल है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज से लिया गया है, और इस आर्टिकल का नाम था न्यू कोटा एंड द बेसिक स्ट्रक्चर। एज द नेम सजेस्ट, ये जो आर्टिकल है इट इज़ बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू एक्सटेंड 10% रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड अपवर्ड कास्ट कम्युनिटी ऑफ द कंट्री। ऑलराइट, नाउ ये जो आर्टिकल है इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है कि व्हाट इज़ बेसिक स्ट्रक्चर आया कहाँ से, और ये जो आर्टिकल ये किस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर से कॉन्ट्राडिक्ट करेगा या नहीं करेगा। ऑल दीज थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। चलिए आगे बात करते हैं। जो पहला आर्टिकल का जो पहला सेक्शन है उसके अंदर जो ऑथर है ही इज डिस्कसिंग दैट वेयर डज दिस आइडिया ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कमिंग इनटू प्ले पिक्चर फ्रॉम। इसमें ये बात करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है, इन द वेरी बिगिनिंग सुप्रीम कोर्ट ने जो इंडिया के पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके अंदर एक ब्लाइंड फेथ शो किया। जो स्टार्टिंग में जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ और इंडिया की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और जो पहली कुछ पार्लियामेंट सेटअप हुई थी आफ्टर द फर्स्ट एंड सेकंड जनरल इलेक्शंस, दे वर कंप्राइजिंग ऑफ मैनी पीपल हु वर द पार्टिसिपेंट्स इन इंडियाज नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि अभी पार्लियामेंट ऐसे ऐसे बंदों से डेकोरेटेड है, वो आर द डेकोरेटेड लीडर्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, तो हम फुल फेथ शो करते हैं इन द पार्लियामेंट, एंड पार्लियामेंट हैज ऑल अनरेस्ट्रिक्टेड पावर्स टू गो फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट ग्रेजुअली चीज़ें चेंज होती रही। ऑलराइट, आफ्टर 1965, in 1967 the Supreme Court in Golaknath case said that the Parliament does not have the power to amend the Constitution, and the power to amend the Constitution rests exclusively with the Constituent Assembly. अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई चेंज लेके आना है, यू नीड टू फर्स्ट स्टैब्लिश अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच विल कंसिस्ट ऑफ लीडर्स ऑफ वेरी हाई स्टेचर। फिर केशव भारती केस ऑफ 1973, नॉट नंदन, पार्डन मी फॉर दैट, केशव नंद भारती, व्हाट आई एम डूइंग, yes, in the Keshav Nand Bharti case of 1973, the Supreme Court by a 7-6 majority did agree that Parliament can go for changing the Constitution, लेकिन वो change should not bring any change to the basic structure. और Keshav Nanda Bharti case of 1973 is the one that defines the concept of basic structure. Defines in the sense that just introduce. Definition तो कहीं दे ही नहीं रखी इस चीज़ की। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 के अंदर आप कोई भी अमेंडमेंट लेके आइए, बट वो जो अमेंडमेंट है इट मस्ट बी टू दैट एक्सटेंट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स ऑफ द ओरिजिनल
form, and this is the basic idea of basic structure. ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का आइडिया है, इट वाज ऑलरेडी सजेस्टेड बाय द प्रीवियस जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दैट इज जस्टिस एम हिदायतुल्लाह एंड जस्टिस जे आर मधुलकर इन सज्जन कुमार या सज्जन सिंह केस ऑफ 1965. And the idea of the basic structure of the constitution has been borrowed from Germany. This is very important information from prelim examination point of view. अब अगले सेक्शन में जो ऑथर है वो डिस्कस करते हैं व्हाट इज दिस बेसिक स्ट्रक्चर. पहली चीज, nowhere after in the Kesavananda Bharati case or anywhere in any subsequent judgment and neither in the constitution the idea of basic structure is defined. However, from time to time in various judgments the Supreme Court has widened the ambit of the concept of basic structure. स्टार्टिंग में सिर्फ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी को ही बेसिक स्ट्रक्चर माना गया, एंड आफ्टर दैट मेनी लेजिस्लेशंस एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैव आल्सो बीन मेड पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर्स. ऑलराइट, सो एज सच देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. नो वन कैन टेल यू वेदर दिस इज part of basic structure or this is not part of basic structure. Everything is left open to the interpretation of Supreme Court. So many section of the, because of this particular structure or the concept of basic structure, many of the people or experts call the basic structure as undemocratic because the unelected judges can strike down a constitutional amendment saying that it interferes with the basic structure. लेकिन ये जो argument है, it does not stand a chance, क्योंकि judicial review भी, जो जुडिशियल रिव्यू है, ये भी तो जजेस को एक पावर देता है टू स्ट्राइक डाउन एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और एनी जजमेंट दैट कॉन्ट्रावीन्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन. तो अगर जुडिशियल रिव्यू इज वैलिड, सो इज द कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, क्योंकि बोथ द जुडिशियल रिव्यू एज वेल एज द कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड अ सेफ्टी वॉल अगेंस्ट द मेजोरिटेरियनिज्म एंड ऑथोरिटेरियनिज्म exercised by the government or the parliament. ऑलराइट, ये जुडिशियल रिव्यू और जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इट बेसिकली ये सेफगार्ड करती है इंडिविजुअल्स लिबर्टीज एंड ऑल्सो प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच आर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड. ऑलराइट, सो समथिंग विच मे नॉट बी द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच मे नॉट बी स्पेसिफाइड एनीवेयर, येट it can be as basic for the protection of the constitution and therefore basic structure is totally justified. अगर ऐसा ही है कि सिर्फ जो चीज़ें डिफाइन होगी या जो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होंगी वही बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनेंगी, सो उस हिसाब से तो 1976 से पहले सेक्युलरिज्म शुड नॉट हैव बीन द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, क्योंकि सेक्युलरिज्म तो आप इन 76 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस किया आपने. ऑलराइट, अगर ऐसा ही होता तो फेडरलिज्म भी शुड नॉट हैव बीन द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, जबकि द फैक्ट इज दैट फेडरलिज्म इज नोवेयर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सो ऐसे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, दे डू नॉट स्टैंड एनी चांस एंड बेसिक स्ट्रक्चर इज टोटली डेमोक्रेटिक एंड टोटली कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट. आगे सेक्शन में बात करते हैं ऑथर अबाउट comparison of basic structure or the comparison of the basic structure doctrine with Constitutional Amendment Act 124 that extends 10% reservation to those people who are poor in the country. Alright, so before going ahead, before we contrast these two aspects, पहले देखते हैं कि reservation के basis क्या हैं. 1932 पूना पैक्ट बिटवीन मोहनदास करमचंद गांधी एंड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, वहाँ से चालू होता है द आइडिया ऑफ रिजर्वेशन, एंड दिस एक्सटेंड्स टू कंटेम्प्रेरी सोसाइटी. हर जगह पे यही देखा गया है दैट रिजर्वेशन इज टॉक्ड अबाउट और शुड बी गिवन इन कंटेक्स्ट ऑफ सोशल बैकवर्डनेस ऑफ क्लासेस. लेकिन जो 124 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, इट मेक्स अ डिपार्चर बिकॉज यहाँ पे सोशल बैकवर्डनेस की जगह इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज हैज़ बीन कंसिडर्ड एज अ ग्राउंड फॉर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन. आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 कहता है, जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से इंट्रोड्यूस हुआ था, ये स्टेट को, ये गवर्नमेंट को इनेबल करता है that special provisions can be made for socially and educationally backward classes. Article 16 subclause 4 permits reservation of any backward class if it is not adequately represented in service under the state. ये next ground. So social backwardness is first ground, then second social backwardness के साथ educational backwardness is the second ground, then inadequacy of representation in service is the third ground. All these things establish that reservation is not a right.
but if it is granted, it will be considered not as a violation of right to equality. आर्टिकल 17 भी अबोलिशन को आर्टिकल 17 भी अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को. सो इट सेज दैट अगर कहीं पे भी देयर इज एन एलिमेंट ऑफ सोशल एक्सक्लूजन, चाहे वो क्लास का हो, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे हो, चाहे वो किसी जेंडर के बेसिस पे भी हो, तो रिजर्वेशन में बी जस्टिफाइड. आर्टिकल 46 विच इज पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी कहता है दैट स्टेट हैज ऑल द पावर टू प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ weaker sections, all right, in particular the scheduled caste and the scheduled tribe, and protect them from social injustices and all forms of exploitation. ये तो जो 7 पॉइंट्स हैं इस सेक्शन के अंदर, इट टॉक्स अबाउट व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन टू द पीपल. अब अगले इसी सेक्शन के सब सेक्शन में जो ऑथर हैं, ही वेरीफाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 124 vis-a-vis these facts which have been mentioned in the above subsection. So जो हमारे ऑथर हैं आर्टिकल के, वो कहते हैं द 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, चाहे वो आर्टिकल 46 को अपने स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन द फैक्ट इज दैट देयर इज नो वेयर एनी डेटा दैट द अपर कास्ट फेस आइदर सोशल इनजस्टिस or they face any kind of social exploitation. There is no data to present whether they are inadequately represented in the services. How come you are coming to provide? How come you are coming to provide reservation to the 10% economically backward if you do not have any data? And because you do not have any data, it might be possible that this kind of approach can be declared ultra vires by the Supreme Court. Apart from that, जो ऑथर वो कहते हैं कि जितने भी हमारे सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब हो, चाहे वो ओबीसीज हो, हर एक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए देर इज़ अ कमीशन, बट देर इज़ नो कमीशन दैट हैज़ एवर बीन क्रिएटेड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस. सो दीज 2-3 आर्ग्यूमेंट्स कैन बी प्रेजेंटेड बाय सेइंग दैट द ग्राउंड्स ऑफ Constitutional Amendment Bill 124 are somewhere on shaky terms. Now, अगले सेक्शन में जो ऑथर हैं, he is saying that how will the court decide if economic reservation violates the basic structure? So, what it says is that the Supreme Court will examine on in this particular case कि किन किन बेसिस पे एक affirmative action based है. जो एम नागराज जजमेंट थी 2006 की, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 2 टेस्ट बताए थे फॉर चेकिंग द ग्राउंड ऑफ रिजर्वेशन. पहला जो टेस्ट है, इट इज द टेस्ट ऑन द विड्थ ऑन द बाउंड्रीज ऑफ द अमेंडिंग पावर, कि जो आप रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हो अब ऑन द बाय इंट्रोड्यूसिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दिस वुड इंक्लूड एग्जामिनेशन ऑफ 4 इश्यूज. क्या क्या है वो 4 इश्यूज? पहली चीज क्वांटिटेटिव लिमिटेशन, यानी किसी भी तरीके से रिजर्वेशन शुड नॉट वायलेट द 50% सीलिंग पुट बाय द सुप्रीम कोर्ट इन इंदिरा साहनी केस. सेकेंड, जो क्रीमी और क्वालिटेटिव पीपल हैं, दे शुड नॉट बी एक्सटेंडेड रिजर्वेशन एंड दे शुड बी एक्सक्लूडेड. तीसरा जो टेस्ट है, उनको देखना पड़ेगा व्हाट इज द कंपेलिंग रीजन जिसकी वजह से आपने रिजर्वेशन एक्सटेंड किया है, एंड दिस कंपेलिंग रीजन शुड बी बैकवर्डनेस ऑफ द पीपल who are given reservation. And the fourth test is that reservation देने की वजह से किसी भी प्रकार से administrative efficiency should not suffer. ये 4 टेस्ट हैं. These 4 are the sub points of the first test that test the width of the amendment. जो second test है, it is called the identity test, और इसमें सुप्रीम कोर्ट डिटरमाइन करेंगे कि कहीं कि whether the amendment that brings the reservation is altering any identity of the constitution, whether it is altering the basic structure of the constitution. So in the identity test, the basic structure of the constitution is tested. All right, and one more ground can be said about whether a Supreme Court will reject or accept this move of 10% reservation is that ki the state must have a quantifiable data to show to the court, to make the court satisfy कि yes, there is inadequate representation of economically backward people in our services. अगर ये सारे के सारे टेस्ट, ये जो 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास कर लेगा, तो दिस विल बी कॉन्स्टिट्यूशनली अपहेल्ड. अदरवाइज देयर इज अ क्लियर case that this kind of move can be declared populist and rejected by the Supreme Court.
इन द कंक्लूजन जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इट इज़ क्लियर दैट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिजर्वेशन कैन बी प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और अ क्लास, but it has to be socially backward caste, it has to be socially backward class. So the reservation is provided for a collectivity or a class but not to the individual. लेकिन ये जो 124th constitutional amendment bill है, it is quite possible that it is targeting the benefit to the individuals. Similarly जो government है, it will have to justify compelling reasons for the breach of the 50% limit that was established by the Supreme Court in Indira Sahni case of 1992. Besides, the Supreme Court को ये भी मनवाना पड़ेगा कि despite 52% backward classes in the country, they are extended only 27% OBC reservation, and yet you are providing 10% reservation to economically backward upper caste या forward advanced caste people. All right. So all these things have to be established by the Supreme Court. By the government before the Supreme Court to make this particular bill sustain the test of constitutionality. In the last section जो author है, he talks about that who are the backward classes. So backward classes are those classes which are socially and educationally backward, and it was established in the Mandal Commission. Mandal Commission ने 405 डिस्ट्रिक्ट्स को ऑब्जर्व किया था और दे इवॉल्व 11 यार्डस्टिक्स दैट कवर सोशली, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इन द सोसाइटी. और वो कहते हैं कि सोशल बैकवर्डनेस के 3 पॉइंट्स, एजुकेशनल बैकवर्डनेस के 2 पॉइंट्स और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का 1 पॉइंट. उसके बेसिस पे 22 पॉइंट का 22 पैरामीटर्स का एक स्केल तैयार किया, और कोई भी कास्ट अगर उस 22 पैरामीटर्स में से 11 पॉइंट्स अर्न कर लेती है आउट ऑफ द 22 टोटल पॉइंट्स, अगर कोई भी कम्युनिटी, कोई भी कास्ट अगर 11 से ज़्यादा पॉइंट स्कोर करती है, सो दैट पर्टिकुलर caste will be declared as a backward caste and will be extended reservation under the other backward caste other backward classes reservation. So this is the idea of backward caste. For more details you can always refer Mandal Commission, notes on Mandal Commission, that will give you what all 11 yardsticks that were set by the Mandal Commission. So that's all from this particular video. I hope it was a good learning experience. जो second article है वो बहुत ही detail में है, and I recommend you that you give a reading to this article and keep a copy of this article always with you. That will help you understand the basic structure in more detail. So that's all from my side. Thank you very much. Have a great day ahead. Take care. Bye.